हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी एक महान शासन प्रबंधक था। उसे शासन के नवीन कार्यों और नवीन पद्धतियों को आरंभ करने का श्रेय है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसी के शासन की एक प्रमुख विशेषता है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के पीछे क्या कारण था, उसने क्यों यह व्यवस्था लागू की, इस संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत है। विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। बर्नी ने इस संबंध में जो मत व्यक्त किया है, उसके अनुसार अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी सेना रखी हुई थी और वह उसे नगद वेतन देता था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें कम वेतन में भी, इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। तो यानी कि उसका मुख्य कारण क्या था? ये बाजार नियंत्रण का अधिक सेना होने के कारण कि कम वेतन में सेना अच्छी तरह से रह सके, इसलिए उसने वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए। फरिश्ता मोरलैंड भी यह मानते हैं। इस संबंध में डॉक्टर के.एस. लाल, इरफान हबीब और पी. सरन भी ये मानते हैं कि राज्य के सीमित साधनों की सहायता से एक विशाल सेना की व्यवस्था करना ही इसका मुख्य कारण था, जिसने सुल्तान का ध्यान जीवन की अनिवार्य वस्तुओं का मूल्य नीचा रखने की ओर आकृष्ट किया, जिससे कम वेतन पाने वाले सैनिक भी सस्ती वस्तुएं प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसके अलावा अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का उद्देश्य सामान्य जनता को राहत पहुंचाना था। कुछ इतिहासकार भी इस बारे में यही मत प्रकट करते हैं कि बाजार नियंत्रण और वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य मानवीय था। वह अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहता था। इसी कारण उसने यह कार्य किया था। लेकिन इस मत को ज़्यादा स्वीकार नहीं किया जाता और सभी ये मानते हैं अधिकतर कि बाजार नियंत्रण और वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने में अलाउद्दीन का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक था। एक बड़ी सेना रखना, अपने सैनिकों को निश्चित और नगद वेतन देना, उनके जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना ही उसका मुख्य उद्देश्य था तथा बाजार नियंत्रण इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साधन। इस कारण से उसने सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए थे। तो अब आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, वो केवल दिल्ली में ही लागू थी या पूरे सल्तनत में लागू थी। फरिश्ता के अनुसार मूल्य नियंत्रण सुल्तान द्वारा शासित अधिकांश प्रांतों में लागू था। मोरलैंड के अनुसार सारे देश में भाव घटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रयास केवल दिल्ली तक ही सीमित रखा गया, जहां सेना केंद्रित थी। के.एस. लाल भी मोरलैंड के विचारों से सहमति प्रकट करते हैं, लेकिन बनारसी प्रशासक सेना इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि दिल्ली में ही मूल्यों की कमी सेना के लिए सहायक सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि इसकी भर्ती तो सारे देश से की जाती थी। तो हो सकता है कि दिल्ली के अलावा और भी जगह यहाँ पर मूल्य नियंत्रण व्यवस्था थी। तो बर्नी ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा है कि यह प्रणाली केवल दिल्ली में ही लागू थी, लेकिन बर्नी के वृत्तांत में अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि यह संभवतः प्रणाली केवल दिल्ली में ही लागू थी। बर्नी ने लिखा है कि दिल्ली से कम मूल्यों पर वस्तुएं खरीदकर लोग बाहर अधिक मूल्य पर बेचते थे।
इससे यह प्रतीत होता है कि दिल्ली में मूल्य नियंत्रण होने के कारण वस्तुएं सस्ती थीं, जबकि अन्य जगह मूल्य नियंत्रण नहीं होने के कारण वस्तुएं दिल्ली से महंगी थीं। अतः लोग दिल्ली से सस्ते वस्तुएं खरीदकर बाहर अधिक कीमत पर बेचते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो यह बाजार व्यवस्था थी, इसका सबसे विस्तृत उल्लेख हमें जियाउद्दीन बन्नी की जो रचना है तारीख-ए-फिरोजशाही, उसमें मिलता है। बन्नी ने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य मुख्य रूप से विशाल सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना बताया है। अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार के जो बाजार बनाए थे, जो नियम बनाए थे, उन सब का विस्तृत वर्णन हमें बर्नी की पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में मिलता है। अलाउद्दीन ने प्राय सभी वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित कर दिया था। सभी प्रकार के अनाज, दालें, कपड़ा, गुलाम, घोड़े ही नहीं बल्कि सब्जी, मेवा, मांस, मछली, गन्ना, सुई, धागा, कंगा आदि जैसी दैनिक आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार बनाए गए थे और जैसे गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय आदि, घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए पृथक बाजार, दैनिक जीवन के उपयोग की अन्य वस्तुओं के लिए बाजार निश्चित किए गए थे। तो इस प्रकार उसके द्वारा हर एक जगह निर्धारित की गई थी, बाजार निर्धारित किए गए थे और मूल्य निर्धारित किए गए थे। तो सबसे पहला आता है अनाज मंडी या गल्ला बाजार। यह अलाउद्दीन द्वारा स्थापित बाजारों में सर्वप्रमुख था। नगर के प्रत्येक मोहल्ले में एक केंद्रीय गल्ला मंडी स्थापित की गई थी, जहां विभिन्न प्रकार के अनाज की खरीद बिक्री होती थी। सभी प्रकार के अनाज के भाव निश्चित कर दिए गए। अमीर खुसरो और बर्नी का कहना है कि निश्चित मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में सुल्तान द्वारा खाद्यान्न की जो कीमतें निर्धारित की गई थीं, उनका उल्लेख किया गया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन, चना 5 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, शक्कर 1.5 जीतल प्रति सेर, घी 1 जीतल प्रति 2.5 सेर, सरसों का तेल 1 जीतल प्रति 3 सेर, नमक 1 जीतल प्रति आधा मन। जीतल तांबे का छोटा सिक्का होता था, जिसका वजन फरिश्ता के अनुसार 1 तोला था। गल्ला मंडी में भाव स्थिर रहते थे। अलाउद्दीन की मृत्यु तक इन मूल्यों में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई थी। इन बाजारों से जनता व दुकानदार खाद्यान्न खरीद सकते थे। खाद्यान्न बाजार में 2 प्रकार के व्यापारी थे। प्रथम वे जिनकी दिल्ली में स्थायी दुकानें थीं, दूसरे वे व्यापारी जो नगर में अनाज लाते थे और उसे जनता या दुकानदारों को बेचते थे। व्यापारियों को अपने नाम बाजार के शहना के पास पंजीकृत कराने पड़ते थे। अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को अनाज मंडी का शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने घुमक्कड़ व्यापारियों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें आसानी से अनाज उपलब्ध कराने का प्रयास किया। दोआब और दिल्ली के निकट के प्रदेशों के समस्त भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सुल्तान को इस आशय का लिखित आश्वासन दें कि किसानों से भू राजस्व अनाज के रूप में वसूल करेंगे। इस प्रकार उपलब्ध जो सारा अनाज बाजार में आता था, उसे सरकारी गोदामों में रखा जाता था। काला बाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। अलाउद्दीन ने राशनिंग की भी व्यवस्था की। अकाल या प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकारी जो गोदाम थे, उनसे अनाज को निकालकर घुमक्कड़ व्यापारियों को दिया जाता था ताकि वो अनाज मंडी में बेच सकें। अकाल के समय प्रत्येक परिवार को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। नगर के समृद्ध लोगों को भी आवश्यकता अनुसार निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता था। यह व्यवस्था केवल अकाल के समय में ही हो सकती
समय ही थी। सामान्य दिनों में लोग इच्छानुसार अनाज खरीद सकते थे। जबकि बन्नी लिखता है कि दिल्ली में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राशनिंग व्यवस्था लागू की गई थी। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी भी नियुक्त किए थे। मलिक काफूर को शहना नियुक्त किया गया था। उसकी सहायता के लिए घुड़सवार पैदल टुकड़ी रखी गई थी। उसे बहुत अधिकार दिए गए थे। वह सभी व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव और जो बाजार की स्थिति थी उस पर उसकी सूचना वह सुल्तान को देता रहता था। तो इस प्रकार यह गल्ला मंडी थी, गल्ला बाजार था, अनाज का बाजार। दूसरा बाजार था सराय ए अदल। दिल्ली में बदायूं द्वार के पास निर्मित सराय ए अदल निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। यह सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। कपड़ा, शक्कर, जड़ी बूटियाँ, सूखे मेवे इस बाजार में बिकने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। सुल्तान का आदेश था कि प्रत्येक वस्तु चाहे वह सरकारी धन से खरीदी हो या निजी धन से इस बाजार में लाई जाए। इस बाजार में 1 टंके से लेकर 10,000 टंके तक की वस्तुएं लाई जाती थी। जो इन नियमों का उल्लंघन करता था उसका माल जब्त करके उसे कठोर दंड दिया जाता था। बर्नी ने विभिन्न प्रकार के कपड़ों की कीमतों का उल्लेख किया है। जैसे कुछ कपड़ों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जिनकी कीमतें निर्धारित थीं। दिल्ली खज्ज रेशम 16 टंका, नारंगी रंग का कच्चा रेशम 6 टंका, चादर 10 जीतल, लट्ठा मोटा 1 टंका में 40 गज, मोटा अस्तर 12 जीतल, साधारण कपड़ा 3.5 जीतल। सुल्तान ने खाद्यान्न व्यापारियों की अपेक्षा कपड़ा व्यापारियों को अधिक सुविधाएं दी थी। उन्हें राजकीय कोष से अग्रिम धन दिया गया जिससे वो दूसरी जगह से माल खरीदकर निर्धारित दरों पर सराय अदल में सामान बेच सकें। इस बाजार में परवाना नवीस नामक अधिकारी की यानी परमिट देने वाला अधिकारी की नियुक्ति की गई जो बहुमूल्य वस्त्र जैसे तस्वीही, तवरेज, कंजमावरी, सुनहरी जरी, देवगिरी रेशम, खज्जे दिल्ली, कमरबाद आदि खरीदने वाले व्यक्तियों के परिचय पत्र और आय से संतुष्ट होने के बाद उसे बेचने का परमिट जारी करता था। खरीदार को वस्तु की प्राप्ति स्वीकृति के रूप में एक लिखित रसीद लेनी पड़ती थी। यह व्यवस्था काला बाजारी पर लगाम लगाने के लिए थी जिससे कोई साधारण व्यक्ति उत्तम श्रेणी का कपड़ा सराय अदल से सस्ते भाव में खरीदकर उसे अन्य जगह ऊंचे भाव पर ना बेच सके। दिल्ली में व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को दीवान-ए रियासत में अपना नाम पंजीकृत कराना होता था, तभी वह इस बाजार में व्यापार कर सकता था। उसके बाद अगला जो बाजार था वो था घोड़े, दासों और मवेशियों का बाजार। तो इस प्रकार और अन्य बाजार हैं, ये उन दासों के भी हैं, मवेशियों के हैं और दैनिक उपयोग में आने वाली जो अन्य चीज़ें हैं उनके भी बाजार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए थे और सबकी वस्तुएं निर्धारित की गई थी। उनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।